नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं शेखर त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी और अन्य मंडलों के जनपद में कोविड-19 के संक्रमण नियंत्रण और कोविड मरीजों के इलाज हेतु किए जा रहे कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाराणसी मंडल में कोविड-19 के नियंत्रण के संबंध में अच्छा काम हुआ है और इसे और अच्छा किया जाना है। बीएचयू L3 लेवल के अस्पताल में बेडों की वृद्धि की जाएगी। नॉन कोविड ओपीडी संचालित होंगी और सीनियर डॉक्टर भी कोविड मरीजों का विजिट करेंगे। सीएम योगी ने संक्रमित व्यक्ति की पहचान कर तत्काल उसे आइसोलेट कर चिकित्सा सुविधा देने पर विशेष जोर दिया है। साथ ही मंडल के सभी जनपदों में L1 और L2 अस्पतालों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की सुविधा सुनिश्चित कराने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लखनऊ में टीम 11 के साथ बैठक करने के बाद वो अयोध्या गए और अयोध्या के बाद से वो गोरखपुर गए, जहाँ पे बस्ती और गोरखपुर मंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा की। बलिया गए, बनारस गए और देर रात वो अधिकारियों के साथ समीक्षा करते रहे। उसमें जो उन्होंने साफ निर्देश दिया कि कोविड L1 L2 हॉस्पिटल की क्षमता बढ़ाई जाए, बेडों की संख्या बढ़ाई जाए, होम आइसोलेशन पे ध्यान दिया जाए, डोर टू डोर सर्विलेंस जो है वो चेक किया जाए, ट्रेसिंग का काम किया जाए, साथ ही सैनिटाइजेशन का भी काम होना चाहिए। और जो टेस्टिंग है उस पर उनका ध्यान है कि एंटीजन टेस्ट को काफ़ी संख्या में बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि जो कोरोना के संक्रमण के मरीज हैं उनको जल्दी से उनकी पहचान हो सके और उनका इलाज किया जा सके। लगातार मुख्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख अपर मुख्य सचिव भी लगातार कानपुर, मिर्ज़ापुर तमाम जिलों के दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दिया है कि आप सभी को जाके और ताज़ा हालात, ज़मीनी हालात जानने हैं। 4 दिन का अनलॉक लखनऊ में भी रहा, 55 घंटे का अनलॉक पूरे प्रदेश में रहा। उसके बाद भी कोरोना संक्रमण की जो हालत है वो लगातार बढ़ रही है। जो उसके आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। उसका कारण क्या है? सरकार की तरफ से दावा है कि जो टेस्टिंग है उसकी क्षमता बढ़ाई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं अनलॉक 2 की जो शुरुआत हुई है, जिससे हर तरह के आवागमन से लेके दुकानों को, बाज़ारों को, सबको खोला गया है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही चूक हो रही है, जिसका नतीजा है कि कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। यूपी में अनलॉक 1 के बाद से कोरोना मामलों में भारी इजाफा हुआ है। 1 जून से अभी तक कोरोना के 8 गुना ज्यादा मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग और यूपी सरकार के जिम्मेदारों के माथे पर भी शिकन आ गई है। खुद डॉक्टर्स और विशेषज्ञ भी लॉकडाउन की मांग करने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर बेकाबू हो रहा है, लेकिन लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद अनलॉक हुआ। ऐसे में कोरोना के मामले इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? आंकड़ों पर अगर गौर फरमाएं तो 1 जून को अनलॉक 1 शुरू हुआ था और 1 जून के पहले आंकड़े थे 8,361, यानी 8,361 कोरोना के मामले 1 जून को थे। लेकिन 1 जून के बाद से आज तक कोरोना के मामले 8 गुना बढ़ चुके हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि उत्तर प्रदेश में अनलॉक किस कदर आम जनता पर भारी पड़ रहा है। दरअसल अब मामले तकरीबन 70,000 हो चुके हैं और 8,361 जब 1 जून को मामले थे, उसके 20 दिन के बाद ये मामले बढ़कर दुगने हो गए थे, यानी 16,000 के पार पहुंच गए थे। सिर्फ यही नहीं, 25 जून को मामलों ने 20,000 का आंकड़ा छू लिया और 19 जुलाई को मामले पर डे 2200 के पास पहुंच गए। यानी पहला ऐसा दिन था जब रोज़ाना के मामलों ने 2000 का आंकड़ा छुआ था और अब उत्तर प्रदेश में रोज़ाना के आंकड़े 3000 के पार पहुंच चुके हैं। ये पहली बार है जब मामले 3200 के पार पहुंच चुके हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में कोरोना कहर तेज़ी से बढ़ रहा है। अनलॉक में जिस प्रकार से कोरोना से ज़रूरी संसाधन, सुरक्षा के मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं आम जनता इसका पालन नहीं कर रही है। पालन ना करने से उत्तर प्रदेश में 8 गुना ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में जो डॉक्टर्स हैं, केजीएमयू के तमाम वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं, तमाम वैज्ञानिक हैं, उनका ये कहना है अगर उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन घोषित नहीं किया गया तो अभी तो फिलहाल 8 गुना ज़्यादा मामले आए हैं, लेकिन ये 8 गुना से जस्ट डबल भी हो सकते हैं। ऐसे में सरकार और स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अफसर बेहद पसोपेश में हैं और उनके माथे पे शिकन है आखिर किस प्रकार से कोरोना के मामलों को बढ़ने से रोका जा सके। हालांकि अफसरों का ये भी कहना है
कि 26 जुलाई को तकरीबन 70,000 के आसपास जांचें हुई थी, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और जब जांचें ज़्यादा होंगी तो मामले भी तेज़ी से बढ़ेंगे, लेकिन मामले अब कहीं ना कहीं कम्युनिटी स्प्रेड के तौर पे सामने आने लगे हैं। सामुदायिक संक्रमण की शुरुआत ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में हो चुकी है, क्योंकि अब मामलों ने उत्तर प्रदेश की आम जनता को डराना भी शुरू कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, लखनऊ के विद्युत शवदाह में अब वेटिंग लगने लगी है शवों को अंतिम संस्कार के लिए, जलाने के लिए। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकारों को सोचना होगा कि अनलॉक 1 कहीं आम जनजीवन पर भारी तो नहीं पड़ रहा है। आने वाले समय में सरकार लॉकडाउन लगाएगी नहीं लगाएगी, ये फिलहाल कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन इस पर विचार तो जिम्मेदारों ने करना शुरू ही कर दिया है। फिलहाल आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, ये एक बड़ा सच है। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। यूपी सरकार के ऊपर कोरोना के आंकड़ों से बाजीगरी के आरोप अक्सर लगते रहते हैं। अब दुनिया की बेहद प्रतिष्ठित रिसर्च यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड के खुलासे ने यूपी और बिहार में कोविड रिपोर्टिंग को भारत में सबसे खराब करार दिया है, जिससे प्रदेश की नौकरशाही के फैसलों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत में कोरोना का कहर बेहद तेजी से बढ़ रहा है। भारत टॉप 5 देशों की सूची में भी आ चुका है। साथ ही सरकारों पर कोविड डेटा रिपोर्टिंग को लेकर के एक बड़ा खुलासा हो रहा है, जिसने भारत के तमाम देशों को शर्मसार किया है। दरअसल दुनिया की एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो रिसर्च के मामले में बेहद आला दर्जे के तौर पर जानी जाती है, अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोविड डेटा रिपोर्टिंग को लेकर एक सर्वे किया है, एक रिसर्च की, और वहाँ के रिसर्चर ने उत्तर प्रदेश को कोविड डेटा रिपोर्टिंग के मामले में 0 अंक दिए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश और बिहार 2 ऐसे राज्य हैं जो पूरे देश में जहाँ पर आंकड़ों की बाजीगरी एक तरह से कहें या कोविड डेटा रिपोर्टिंग के प्रबंधन में अफसरों की लापरवाही कहें, इन दोनों ही मामलों की वजह से उत्तर प्रदेश को 0.0 अंक मिले हैं, बिहार को भी 0 अंक मिले हैं। दरअसल पूरे भारत का यही हाल है। भारत के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर के ये पूरा सर्वे रिसर्च की गई है, और इसमें कर्नाटक को सबसे बेहतर पाया गया है। और सबसे खास बात यह है कि 0 से 1 के बीच में ही इन सभी राज्यों की रिपोर्टिंग का स्तर नापा गया है। कर्नाटक को 0.61 अंक दिए गए। इसका मतलब है गुणवत्ता के मामले में कर्नाटक सबसे बेहतर है, लेकिन पूरे भारत की स्थिति बेहद खराब है। सिर्फ यही नहीं, 10 राज्यों ने तो ICMR की गाइडलाइंस का भी पालन नहीं किया। दरअसल आयु, लिंग और तमाम अन्य कैटेगरीज पर ICMR ने एक रेफरल फॉर्म बनाया है, और इस रेफरल फॉर्म में अलग अलग जानकारियां भरनी होती हैं, और ये कोविड का एक मैनेजमेंट है, कोविड का एक प्रोटोकॉल है। लेकिन जब 10 राज्यों में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने इसको परखा, तो जाहिर सी बात है ICMR की गाइडलाइन का पालन कहीं पर भी नहीं मिला। और ये आंकड़े 19 मई से 1 जून के बीच के जो है नापे गए हैं। 19 जून से तकरीबन 1 महीने पहले ही भारत के तमाम राज्यों ने अपने यहाँ कम से कम 1 कोरोना मामले होने की पुष्टि की थी, और इन सभी राज्यों के पास तकरीबन 1 महीने का समय था। लेकिन 1 महीने के समय के अंतराल पे कोविड डेटा रिपोर्टिंग में इन राज्यों ने कोई खास बेहतरी या कोई विशेष कदम नहीं उठाए, जिसके चलते भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फजीहत हो रही है। खास तौर पर देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां पर 0.0 अंक मिलने से एक गलत संदेश गया है, जबकि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना जब तेज़ी से बढ़ रहा था तो लखनऊ से लेकर नोएडा तक सड़कों पर निकल रहे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की नौकरशाही कटघरे में आ रही है। हालांकि कोविड डेटा मैनेजमेंट और रिपोर्टिंग के मामले में स्टैनफोर्ड ने जो खुलासा किया है वो तो एक तरफ है, उत्तर प्रदेश में कोरोना से मौतों के मामले में भी तमाम गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री सचिवालय से प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री SP गोयल ने एक पत्र जारी किया था, और इस पत्र में साफ तौर पे कहा गया था कि जो मौतों का आंकड़ा पोर्टल पर दिखाया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। ऐसे में मुख्यमंत्री को गुमराह करने का एक प्रयास हम कह सकते हैं, और मुख्यमंत्री ने इस पर नाराज़गी जताई थी, जिस पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव ने साफ तौर पर कहा था कि आइंदा से इस तरह की गलती ना हो। तो ये एक बेहद अहम
पत्र था जो संबंधित जिलों को भेजा गया था, स्वास्थ्य विभाग को भेजा गया था, जो ये दिखाता है कि कोविड-19 से जो मौतें उत्तर प्रदेश में हो रही थी उनको भी अपडेट करने में कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही थी, या यूं कहें कि इन मौतों को छुपाया जा रहा था। ऐसे में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो कोविड-19 रिपोर्टिंग डेटा को लेकर के एक बड़ा खुलासा किया है, वो निश्चित तौर पर सरकारों को आईना दिखाने वाला है। और अब जब कोरोना का कहर न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में तेज़ी से बढ़ रहा है, मामले 10 लाख के 12 लाख के पार हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में मामलों ने 67,000 के पार अपनी आमद दर्ज कराई है। ऐसे में सबसे अधिक अगर कहीं पर भी काम करने की ज़रूरत है तो वो मैनेजमेंट पे है, कोविड प्रोटोकॉल पे है। ऐसे में तमाम सर्वे और तमाम रिसर्च अभी और भी आएंगी, लेकिन चूंकि दुनिया में सबसे बड़ा रिसर्च यूनिवर्सिटी के तौर पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम है, ऐसे में ये रिसर्च वास्तव में हैरान करने वाली है और सरकारों और जिम्मेदार नौकरशाही को भी कटघरे में खड़ा करती है। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। राजस्थान की गहलोत सरकार संकट में फंसी है, लेकिन उसकी आंच उत्तर प्रदेश तक आ रही है। संकट में फंसी राजस्थान की गहलोत सरकार के समर्थन में राजभवन पर धरना देने पहुंचे उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू और राज्यसभा सांसद पीएल पूनिया समेत तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कांग्रेस कार्यालय के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार राजस्थान की सरकार को गिराना चाहती है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई है, तब से लोकतंत्र की हत्या होती रही है और आज एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट इस देश के सामने है। राजस्थान की जनता ने, सम्मानित जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैंडेट दिया था और अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार को पूर्ण बहुमत देकर सत्ता में बिठाया था। पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार को लगातार राजस्थान में अस्थिर करने का प्रयास कर रही है, किस तरह से अशोक गहलोत जी अपने सारे पूर्ण बहुमत की सरकार के चुने हुए विधायकों को लेकर के राजभवन गए, माननीय राज्यपाल महोदय से अनुरोध किया, कैबिनेट का प्रस्ताव रखा कि सदन को आहूत किया जाए, पर लाख निवेदन के बाद भी वहां पर राज्यपाल जी ने अस्वीकार कर दिया इस प्रस्ताव को। मैं मानती हूं कि पूरी तरह से ये असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। राजस्थान में सियासी संकट जारी है। भारतीय जनता पार्टी पे कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि वो उसके विधायकों को तोड़ने के लिए, सरकार को अस्थिर करने के लिए, लोकतंत्र की हत्या करने जैसे तमाम तरह के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। उधर अशोक गहलोत को द्वारा दोबारा कैबिनेट के जरिए राज्यपाल से सत्र बुलाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई चल रही है। अब ऐसे में देखना है कि क्या जो लगातार भाजपा पे आरोप लग रहे हैं कि जो राजस्थान में अस्थिरता है, या जो सचिन पायलट गुट को बीजेपी परोक्ष रूप से समर्थन दे रही है ताकि गहलोत की सरकार को गिरा के वो सरकार बना सके, इसमें कितना दम है। एक तरफ न्यायालय में ये मामला चल रहा है, दूसरी तरफ राजभवन और अशोक गहलोत के साथ जो विधायक हैं उनके बीच रस्साकसी जारी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में उनकी सरकार को लगातार अस्थिर करने का प्रयास कर रही है और सबसे बड़ा आरोप यही कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अब देखना है कि आगे न्यायालय के निर्देश या न्यायालय का क्या निर्णय होता है और राजभवन, जो राजस्थान जयपुर का जो राजभवन है, उसके तरफ से क्या निर्णय होता है। दोनों पे लोगों की निगाहें लगी हैं और फैसले का इंतज़ार है। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। राजस्थान का सियासी घमासान हर दिन नया रूप ले रहा है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी ने अपने सभी 6 विधायकों को व्हिप जारी कर अशोक गहलोत खेमे की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने व्हिप जारी करते हुए पार्टी के सभी 6 विधायकों को निर्देश दिया कि अगर गहलोत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो वो कांग्रेस के खिलाफ अपना वोट दें। बीएसपी महासचिव ने सभी 6 विधायकों को नोटिस जारी कर यह भी बताया कि चूंकि बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और 10वीं अनुसूची के पैरा 2(1)(b) के तहत किसी राज्य में पूरी पार्टी का विलय असंवैधानिक है,
पार्टी का कांग्रेस में विलय नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने सभी विधायकों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी ने निर्देश की अवहेलना की तो उस पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में सियासी ड्रामे पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। गहलोत सरकार को बीएसपी ने भी टेंशन दे दी है। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा अब इस शहपात के खेल में बीएसपी भी शामिल हो गई है। बीएसपी ने रविवार को अपनी सभी 6 विधायकों को व्हिप जारी किया और विधानसभा में कांग्रेस के किसी भी प्रस्ताव के खिलाफ वोट करने का फरमान दिया है। वहीं इस बीच सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर राज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की अपील पर सुनवाई शुरू होगी। राजस्थान का सियासी ड्रामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और सीएम गहलोत के बीच का टकराव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 2 बड़े नेताओं के बीच शुरू हुई ये लड़ाई कई अखाड़ों में लड़े जाने के बाद अब आखिरकार देश के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँच चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा अब इस शहमात के खेल में बीएसपी भी शामिल हो गई है। बीएसपी ने अपने सभी 6 विधायकों को व्हिप जारी किया और विधानसभा में कांग्रेस के किसी भी प्रस्ताव के खिलाफ वोट न करने का फरमान दिया है। नेशनल पार्टी होने के नाते जितने भी पूरे कंट्री में इलेक्शंस किसी भी स्टेट में होते हैं तो या पार्लियामेंट में भी होते हैं तो उसमें हमारी जो नेशनल प्रेसिडेंट है वो ऑथराइज हैं, वो इशू करती हैं सिंबल। उस सिंबल को इशू किया उन्होंने, उसकी बेसिस में ये जो 6 विधायक हैं इन्होंने चुनाव लड़ा और ये चुन करके बीएसपी के सिंबल के अंदर आए। इसके बाद ये बीएसपी के इन्होंने ओथ ली एज बीएसपी मेंबर्स, वहां पर फंक्शन कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को हमने उस समय आउटसाइड समर्थन नहीं दिया था, पर कांग्रेस पार्टी खासतौर से राजस्थान और खासतौर से जो वहां के मुख्यमंत्री इस समय हैं शेखावत जी, उन्होंने एक दोबारा से रिपीट शो किया। उन्होंने पहले पिछली जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने ये किया था। गहलोत जी जो हैं वो उन्होंने तब भी 8 विधायक हमने जो सपोर्ट कर रखा था उनको, उन्होंने इस तरह से काम किया था कि उन्होंने कहा कि ये बीएसपी से छूट करके कांग्रेस में आ गए। अब की बार भी उन्होंने यही काम किया और धोखा देने का काम किया, पब्लिक को धोखा देने का काम किया, जो इलेक्टोरेट था उसको धोखा देने का काम किया, बहुजन समाज पार्टी को धोखा देने का काम किया, जिसने कि उनको खुल के सपोर्ट किया हुआ था वहां पर। और इन 6 विधायकों को वो कहते हैं कि हमने तोड़ लिया और तोड़ने के बाद हमने इनको कांग्रेस में मिला दिया। कांग्रेस में विलय नहीं हो सकता क्योंकि बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी होने की वजह से 10th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी के तहत सारा चलता है कि डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ वही है। उसमें प्रोविजन है कि अगर पहले स्प्लिट का प्रोविजन था, स्प्लिट का प्रोविजन खत्म हो गया, उसके बाद मर्जर का खाली रखा गया और मर्जर इसीलिए रखा गया कि स्प्लिट करके बहुत सी गलत तरीके से हो रहा था तो मर्जर का प्रोविजन आया और मर्जर में ये हुआ, लेकिन एक कंडीशन डाल दी गई कि पूरी मर्जर जो है पार्टी का मर्जर होना चाहिए। अब बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी और इनके हर स्टेट्स में, कई स्टेट्स में हमारे एमएलए हैं बहुजन समाज पार्टी के, तो बहुजन समाज पार्टी पूरे नेशनल लेवल में हर स्टेट लेवल में अगर मर्जर करती कांग्रेस पार्टी से तो मर्जर होता। वहीं इस बीच सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर राज्यसभा विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की अपील पर सुनवाई शुरू होगी। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई 11 बजे के बाद शुरू होगी। आपको बता दें कि सीपी जोशी ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था जिसमें राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित 19 बागी कांग्रेस विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी। यहाँ आपको याद दिला दें कि इसके पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट को किसी तरह का आदेश देने से साफ इनकार कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी कहा था कि इस केस में उसका अंतिम फैसला हाई कोर्ट के फैसले के अवलोकन के आधार पर ही होगा। अब देखना ये होगा कि राजस्थान में सियासी उठापटक कब तक चलती है। लखनऊ नगर निगम के शीर्ष अफसर बेहद पसोपेश में हैं। कार्यकारिणी में कूड़ा उठान में अनियमितताओं की दोषी चाइनीज कंपनी इको ग्रीन को हटाने का फैसला तो जरूर किया गया, लेकिन कंपनी को बिना 100 करोड़ का भुगतान किए ये संभव नहीं है। कंपनी को जो कार्य करोड़ों का फर्जी भुगतान किया गया, अफसर उस पर बात करने तक को तैयार नहीं है। चाइनीज कंपनियों और उनके उत्पादों के बहिष्कार की मांग जब से भारत और चाइना के सैनिकों के बीच संघर्ष हुआ है तब से जोर पकड़ ली। ऐसे में लखनऊ में कूड़ा उठान में लगी चाइनीज़ कंपनी इको ग्रीन को भी बाहर करने की मांग हुई है। हालांकि चाइनीज़ कंपनी इको ग्रीन ने कूड़ा उठान में लखनऊ में एक बड़े घोटाले को भी अंजाम दिया है, जिसके बाद लखनऊ नगर निगम की कार्यकारिणी में बाकायदा इको ग्रीन को शहर की कूड़ा व्यवस्था से बाहर करने के लिए शासन को पत्र भी भेजा गया। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। दरअसल
नगर निगम अफसरों ने एक नया पेंच ईजाद किया है, जिसके लिहाज से ये कहा जा रहा है कि अगर नगर निगम और शासन को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कूड़ा उठान के क्षेत्र में इको ग्रीन कंपनी को बाहर करना है तो सबसे पहले उसे 100 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। ये 100 करोड़ रुपए लखनऊ में इको ग्रीन कंपनी ने निवेश किए, जिसमें कचरा प्रबंधन प्लांट पर ही 25 करोड़ रुपए का लोन लिया गया है और ये धनराशि नगर निगम को देनी थी। लेकिन 2 साल पहले जब ज्योति इन्वायरो कंपनी आई थी तो ज्योति इन्वायरो कंपनी ने भी एक बड़ा कूड़ा उठान घोटाला किया, जिसके बाद चाइनीज़ कंपनी इको ग्रीन को लखनऊ नगर निगम ने कूड़ा के उठाने के क्षेत्र में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में सेलेक्ट किया था। लेकिन ये कंपनी भी कहीं ना कहीं अफसरों की साठगांठ का शिकार हुई। ऐसे में टिपिंग फीस का भी तकरीबन 40 करोड़ रुपए बकाया है नगर निगम पर इस कंपनी का। प्लांट संचालन और तमाम मशीनों के रख रखाव से लेकर के तमाम खरीद पर भी इस कंपनी ने तकरीबन 35 करोड़ रुपए के आसपास खर्चा किए हैं। तो ऐसे में ये जो 100 करोड़ रुपए की धनराशि है, इसको नगर निगम को, शासन को, इको ग्रीन कंपनी को चुकाना होगा। और सिर्फ जिम्मेदारों का कहना है कि चूंकि चाइना की कंपनी है इको ग्रीन, ऐसे में पैसा तो चाइना का लगा है, लेकिन जो लोग कंपनी ने रखे थे वो भारतीय हैं और लखनऊ में तकरीबन 1,500 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं कि अगर इको ग्रीन को हटाया गया तो निश्चित तौर पर ये लोग बेरोज़गार भी हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कूड़ा उठान में डोर टू डोर वेस्ट मैनेजमेंट कलेक्शन स्कीम में कंपनी ने फर्जीवाड़ा किया है और करोड़ों रुपए का फर्जी भुगतान नगर निगम से हासिल किया है, ऐसे में कंपनी से करोड़ों के फर्जी भुगतान को वापस लेने, रिकवरी करने के प्रति नगर निगम के अफसर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, ये एक गंभीर सवाल है। और इस सवाल का जवाब देने से न सिर्फ नगर आयुक्त बल्कि नगर निगम के तमाम बड़े अफसर और शासन तक में बैठे नगर विकास के अफसर कतरा रहे हैं और इस सवाल का जवाब किसी के पास भी नहीं है। फिलहाल नगर निगम कार्यकारिणी ने शासन को पत्र भेजा है, लेकिन 100 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे, इसका जवाब ना तो सरकार दे रही है, ना ही नगर निगम दे रहा है और ना ही शासन दे रहा है। दरअसल वेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसी योजना हो रहा है जो न सिर्फ लखनऊ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इसमें बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। हाल ही में आगरा में करोड़ों रुपए का डोर टू डोर कूड़ा उठान घोटाला सामने आया, जिसमें जो कंपनियां हैं वो 5 कंपनियां हैं, जिसमें से आगरा नगर निगम ने 4 कंपनियों के खिलाफ ही तहरीर पुलिस को दी और एक 5वीं कंपनी को नगर निगम के अफसर बचा ले गए। और पुलिस ने हाल में ही आगरा नगर आयुक्त को पत्र लिख करके पूछा है कि आखिर जब 5 कंपनियां इस पूरे घोटाले में फंसी थी, जांच रिपोर्ट में 5 कंपनियों का नाम था, तो ऐसे में 5वीं कंपनी को क्यों बाहर कर दिया गया है। इसमें से तमाम कंपनियां ऐसी हैं जो झांसी में भी काम करती हैं, तमाम और कंपनियां हैं जो बाकी ज़िलों में भी काम करती हैं। ऐसे में जो उत्तर प्रदेश में कूड़ा उठान घोटाला है वो न सिर्फ करोड़ों बल्कि अरबों रुपए का है और बीते 10 सालों के अंदर बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया है। आम आदमी पार्टी हो, चाहे विपक्ष हो, कांग्रेस हो, तमाम पार्टियां हैं जिन्होंने इस पूरे घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। ऐसे में लखनऊ नगर निगम के इतने बड़े कूड़ा उठान घोटाले की जांच सीबीआई से या बाकी एजेंसी से तो नहीं कराई गई, लेकिन अब अफसर चाइनीज़ कंपनी इको ग्रीन को किसी भी प्रकार 100 करोड़ का भुगतान कैसे किया जाएगा ये फिलहाल सोच रहे हैं। और अगर 100 करोड़ का भुगतान होता है तो निश्चित तौर पर अफसरों को एक मोटा कमीशन भी मिलेगा। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज होने वाले कार्य बहिष्कार को टाल दिया गया। अवध बार एसोसिएशन ने अपना निर्णय वापस ले लिया। अब हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में 28 जुलाई से सुनवाई होगी। 28 जुलाई से अदालत खुलने के बाद फिजिकल प्रेजेंस और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दोनों ही तरीकों से सुनवाई की जाएगी। अब लखनऊ बेंच में मुकदमे भी दाखिल किए जा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के 3 शहरों में हाईटेक लैब का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने नोएडा, मुंबई और कोलकाता में हाई कैपेसिटी वाले कोविड-19 जांच सुविधाओं वाली लैब का शुभारंभ किया। इससे देश में जांच करने की क्षमता बढ़ेगी, बीमारी की शुरुआती पहचान हो सकेगी और समय रहते इलाज करने में तेजी आएगी। राजस्थान में सियासी संकट जारी है। भारतीय जनता पार्टी पे कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि वो उसके विधायकों को तोड़ने के लिए, सरकार को अस्थिर करने के लिए, लोकतंत्र की हत्या करने जैसे तमाम तरह के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। उधर अशोक गहलोत को द्वारा दोबारा कैबिनेट के जरिए राज्यपाल से सत्र बुलाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई चल रही है। अब ऐसे में देखना है कि क्या जो लगातार भाजपा पे आरोप लग रहे हैं कि
जो राजस्थान में अस्थिरता है या जो सचिन पायलट गुट को बीजेपी परोक्ष रूप से समर्थन दे रही है ताकि गहलोत की सरकार को गिरा के वो सरकार बना सके, इसमें कितना दम है। एक तरफ न्यायालय में ये मामला चल रहा है, दूसरी तरफ राजभवन और अशोक गहलोत के साथ जो विधायक हैं उनके बीच रस्साकसी जारी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में उनकी सरकार को लगातार अस्थिर करने का प्रयास कर रही है और सबसे बड़ा आरोप यही कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अब देखना है कि आगे न्यायालय के निर्देश या न्यायालय का क्या निर्णय होता है और राजभवन, जो राजस्थान जयपुर का जो राजभवन है, उसके तरफ से क्या निर्णय होता है। दोनों पे लोगों की निगाहें लगी हैं और फैसले का इंतज़ार है। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। यूपी में अरबों के परफॉर्मेंस ग्रांट घोटाले की विजिलेंस जांच का मटियामेट खुद नौकरशाही कर रही है। तभी उन पंचायतों को करोड़ों की ग्रांट दी गई जो खुद विजिलेंस जांच में फंसी हैं। पंचायत राज के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार इससे पहले नगर विकास के घोटालों में भी खूब नाम कमा चुके हैं। सपा सरकार में साल 2016-17 में प्रदेश के 31 जिलों में करीब 700 करोड़ रुपए की ग्रांट मानकों को दरकिनार कर मनमाने ढंग से बांटी गई थी। विजिलेंस द्वारा की जा रही जांच में सामने आया कि शासन के अधिकारियों ने निचले स्तर से आई रिपोर्ट को जांचा परखा नहीं। सपा सरकार में हुए इस घोटाले में शासन स्तर पर भी मनमानी की गई। विजिलेंस की जांच में आईएएस अनिल दमेले और आईएएस विजय किरण आनंद समेत कई अफसर दोषी साबित हुए। जांच के घेरे में करीब 2 दर्जन से ज्यादा जिले हैं। पूरे घोटाले में अभी कई और अफसरों का जेल जाना तय है, लेकिन योगी सरकार सिर्फ छोटों पर ही कार्रवाई कर रही है। बाकी बड़े अफसरों को जांच के फंदे से बाहर रखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बड़े घोटालों में जब आईएएस अफसरों का नाम आता है तो सरकार त्वरित निर्णय लेने में संकोच करती है। नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में 700 करोड़ के परफॉर्मेंस ग्रांट घोटाले में जब विजिलेंस ने आईएएस विजय किरण आनंद के खिलाफ अभियोजन मंजूरी मांगी तो सरकार इस मंजूरी को दबाकर बैठ गई और आज तक विजिलेंस के अफसर मुकदमा दर्ज नहीं कर पाए, जबकि रिटायर्ड आईएएस अनिल कुमार दमेले के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। तमाम पंचायती राज अफसरों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन जो पंचायत राज निदेशक था जिसने बाकायदा ग्रांट जारी की, उस पर क्यों नहीं शिकंजा कसा गया? विपक्ष ये सवाल उठा रहा है और जब तक बड़े आईएएस अफसरों पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा तो जाहिर सी बात है भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की मुख्यमंत्री की नीति भी बेमानी साबित होगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश में पंचायतों में बैठे प्रधानों के बड़े संगठन ने अब यूपी सरकार से सवाल खड़े करने शुरू किए हैं और अफसरों की पोल भी खोलना शुरू हो गया है। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने प्रदेश की ग्राम पंचायतों को मिली परफॉर्मेंस ग्रांट के मामले में चल रही विजिलेंस जांच के औचित्य पर ही सवाल उठाया है। दरअसल यूपी के पंचायती राज महकमे में दोबारा उन्हीं पंचायतों को ये ग्रांट मिली है जिन्हें पहले मिलने पर विवाद हुआ था और विजिलेंस की जांच शुरू हुई थी। संगठन के पास कई जिलों से शिकायतें आ रही है कि विजिलेंस जांच के नाम पर बयान दर्ज करवाने के लिए ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत राज अधिकारी आदि को पुलिस परेशान कर रही है। लगता है विभाग में आए नए अपर मुख्य सचिव पंचायत राज मनोज कुमार सिंह नगर विकास महकमे की तर्ज पर यहां भी अपनी मनमानी करने पर आमादा हैं। ये वही आईएएस मनोज कुमार सिंह हैं जिन्होंने नगर विकास में अरबों के ठेकों में भारी गड़बड़ियां की थीं। ऐसी कंपनियों को ठेके बांटे गए जिनके पास संसाधन नहीं थे और इनके खिलाफ जल निगम के इंजीनियरों ने 30,000 करोड़ के ठेकों में बंदरबांट का सीधा आरोप लगाते हुए शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब यही मनोज कुमार सिंह पंचायती राज महकमे में अपर मुख्य सचिव हैं और जिस प्रकार से ग्रांट जारी कर रहे हैं वो नियमों का उल्लंघन भी हो सकता है। ऐसे में मुख्यमंत्री को इन अफसरों पर नकेल कसनी चाहिए। फिलहाल किस प्रकार से मनोज कुमार सिंह पर शिकंजा कसा जाएगा ये पंचायत राज के निचले अफसर पूछ रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है प्रमुख सचिव तमाम ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो सवालों के घेरे में हैं।
15वें वित्त आयोग की बेसिक ग्रांट खर्च करने के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में ग्रामीण इलाकों में सैनिटाइजेशन के बाद सामुदायिक शौचालय और पंचायत घर के निर्माण को प्रमुखता दी गई है। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह की ओर से निदेशक पंचायती राज, सभी जिलाधिकारी, सभी अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत और सभी खंड विकास अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। इस पत्र में कहा गया है कि 15वें वित्त आयोग के तहत ग्रामीण निकायों को दी जाने वाली धनराशि का बंटवारा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच निर्धारित अनुपात में किया जाएगा। इस तरह जिले को उपलब्ध होने वाली धनराशि का 15% अंश से संबंधित जिले की जिला पंचायत को, 15% क्षेत्र पंचायत को और बाकी 70% ग्राम पंचायत को दिया जाएगा। फिलहाल एक बार फिर वित्त आयोग के बजट को पंचायतों द्वारा लूटे जाने के आसार बढ़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज महकमे में बीते 10 वर्षों के दौरान अरबों रुपए के घोटालों की नींव रखी गई है और इन घोटालों में मंत्री तक शामिल हैं। बसपा सरकार में जो पंचायती राज मंत्री थे, फिलहाल अब वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पर आसीन हैं। जो अफसर घोटाले में शामिल थे बीती सरकारों में, वो या तो रिटायर हो चुके हैं या प्रमोट हो चुके हैं या मलाईदार पदों पर तैनात हैं। अब फिलहाल जो घोटाला 700 करोड़ का परफॉर्मेंस ग्रांट घोटाला था, उसमें जो अफसर फंसे थे वो भी प्रमोट हो चुके हैं। जांच चल रही है, तमाम जिलों के अफसर रडार पर हैं, लेकिन जो बड़े अफसर हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं जांच के फंदे से दूर हैं। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं तो उन्हें बीते वर्षों में पंचायत राज महकमे में हुए अरबों के घोटालों की जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी से करानी चाहिए और विजिलेंस जिन अफसरों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन मंजूरी मांग रहा है उसको भी तत्काल देना चाहिए। तमाम शिकायतें हो रही हैं और पंचायती राज महकमे में अभी भी घोटालेबाज अफसर महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं। ऐसे में न सिर्फ परफॉर्मेंस ग्रांट घोटाला बल्कि तमाम अन्य योजनाएं भी प्रशासन और शासन की सुस्ती के चलते इसी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती रहेंगी। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।